So, dear students, welcome again in this lecture room. So, as you know that we are discussing this photosynthesis. तो हमने इसमें बहुत से टॉपिक्स पढ़े. तो कल जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया दैट वाज C3 साइकिल या C3 फोटोसिंथेसिस. जो कल टॉपिक वो हमने लगभग 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया. डार्क रिएक्शन या C3 साइकिल और C3 फोटोसिंथेसिस. तो उसमें हमने क्या देखा कि जो प्लांट्स हैं उनमें ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट कंबाइन्स with a C4P5 compound that is called as RuBP. This is a C5 compound. कुछ प्लांट्स ऐसे या मैक्सिमम प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें ये कार्बन डाइऑक्साइड है. वहाँ देखा हमने इट कंबाइन्स विद a C5 compound called as RuBP and it forms a first stable product that is called as PGA. That is PGA, the PGA C3 compound. इसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज सो द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो यहाँ बना दैट इज C3 कंपाउंड. सो इस एतबार से हम इसको C3 साइकिल कहते हैं या C3 फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ये हमने कल कंप्लीट किया. तो उसके बाद 2 साइंटिस्ट थे. वन इज कॉल्ड एज हैच एंड स्लैक. ये 2 साइंटिस्ट थे. इन्होंने देखा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है या फोटोसिंथेसिस होती है तो वहाँ पर पहला प्रोडक्ट जो बनता है उसमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं. यानी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन स्टार्ट होती है, तो इनमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है सो दैट कंटेन्स 4 कार्बन एटम्स दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सलोएस्टिक एसिड. सो ऑन दैट बिहाफ दोज प्लांट्स आर कॉल्ड एज C4 प्लांट्स. दोज प्लांट्स आर कॉल्ड एज ये आप लिखो, दोज प्लांट्स आर कॉल्ड एज C4 प्लांट्स. यानी the first stable product produced that contains C4 compound, ब्रैकेट में आप लीजिए ऑक्सलोएस्टिक एसिड OAA. So they are called as C4 plants. They are called as C4 plants. तो इस फोटोसिंथेसिस को हम C4 फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं. द photosynthesis is known as C4 photosynthesis. The photosynthesis is known as C4 photosynthesis. यानी प्लांट्स को क्या कहेंगे हम? C4 प्लांट्स. तो जो इनमें फोटोसिंथेसिस होती है इसको हम C4 फोटोसिंथेसिस कहेंगे. तो ये साइकिल है, इस साइकिल को हम C4 साइकिल कहेंगे. वहाँ क्या था? C3 साइकिल. तो यहाँ पर क्या है? C4 साइकिल. क्लियर? यानी फिर से मैं रिपीट करूँ, यानी हैच एंड स्लैक ने स्टडी किया कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें जब फोटोसिंथेसिस होती है तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ जो बनता है दैट कंटेन्स 4 कार्बन एटम्स या दैट इज कॉल्ड एज 4 कार्बन कंपाउंड. सो दैट इज ऑक्सलोएस्टिक एसिड एंड द प्लांट्स आर नोन एज C4 प्लांट्स. द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज C4 फोटोसिंथेसिस एंड साइकिल इज कॉल्ड एज C4 साइकिल. अगर हम तो ये प्लांट्स जो हैं दे आर मोस्टली फाउंड ऑन ट्रॉपिकल एरियाज. ये आप लिखो, कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है. द C4 प्लांट्स आर फाउंड in tropical areas. They are found on tropical areas. तो अगर एग्जाम्पल की बात हम करेंगे, यहाँ पर आप लिख लीजिए मेज सारगम. ये 2 एग्जाम्पल आपके NCERT में हैं, मेज एंड सारगम.
तो इसके अलावा आप एमेरंथस भी लिख सकते हैं, चीनोपोडियम भी लिख सकते हैं, मगर आपके एनसीईआरटी में मेज और सारगम है, वो यू फोकस ऑन दीज 2 एग्जाम्पल्स। तो ये प्लांट्स, इनमें फोटोसिंथेसिस C4 फोटोसिंथेसिस क्यों होती है? अगर आपको याद होगा जब मैंने लीफ एनाटमी पढ़ाई, तो जब मैंने कहा हम लीफ ले लेंगे तो लीफ का हम ट्रांसफर सेक्शन ले लेंगे। तो ट्रांसफर सेक्शन में हम बहुत से टिश्यूज़ देखते हैं। तो वन टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज मीजोफिल टिश्यू, मीजोफिल टिश्यू। तो ये मीजोफिल टिश्यू जो है, इनमें सेल्स होते हैं, तो सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, तो इन्हीं मीजोफिल टिश्यू में फोटोसिंथेसिस होती है। तो जो ये C4 प्लांट्स है, इनमें इन मीजोफिल टिश्यू में ये C4 फोटोसिंथेसिस होती है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि इनमें एक्चुअली क्या होता है, इनमें जो ये अगर आपने देखा होगा कल के लेक्चर में, कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ कंबाइन होता है RUBP के साथ। तो यहाँ पर एंजाइम कौन है? रिबिस्को, जो मैंने कल बताया, द एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज रिबिस्को। ये इन दो को कंबाइन करता है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज PGA। सो दिस इज C3 प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज C3 cycle. But in the mesophyll tissue of C4 plants, यहाँ में ये रिबिस्को एब्सेंट होता है, यहाँ में ये नहीं होता है। दैट इज़ वाई ये C3 साइकिल इन मेसोफिल टिश्यू में नहीं होता है। आप ये लिखो, इन मेसोफिल टिश्यू in mesophyll tissue the ribisco is absent, रिबिस्को इज एब्सेंट। सो जाहिर सी बात है, जब रिबिस्को इसमें एब्सेंट हो तो C3 साइकिल इनमें नहीं होगा। तो इसके बारे में इनमें और एक एंजाइम है दैट इज कॉल्ड एज पेप्केस। इनमें और एक एंजाइम होता है मेसोफिल टिश्यू में दैट इज कॉल्ड एज पेप्केस। इसकी फुल फॉर्म जो है फास्फो एनोल पायरिविक एसिड, पायरिविक एसिड कार्बोक्सिलेस। आप ये लिख लो, पेप्केस। इसकी फुल फॉर्म जो है फास्फो एनोल कार्बोक्सिलेस। कभी कभी ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, फास्फो एनोल, ENOL है, फास्फो एनोल पायरिविक एसिड कार्बोक्सिलिकेस। तो यही बात है कि इनमें C3 साइकिल मेसोफिल टिश्यू में नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, जो इनका वेस्कुलर टिश्यू है या वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल, यहाँ पर अगर लीफ ले लेंगे यहाँ पर, तो लीफ में ये मेसोफिल टिश्यू है, ठीक, ये तो मेसोफिल टिश्यू है। तो इस मेसोफिल टिश्यू में C4 साइकिल्स होता है इनमें, लेकिन जो वेस्कुलर बंडल यहाँ पर होता है इनमें, दिस वेस्कुलर बंडल कंटेनिंग जाइलम एंड फ्लोएम, आप ये पहले सीखो उसके बाद लिखो। तो जो ये वेस्कुलर बंडल है, तो इस वेस्कुलर के बंडल के बाहर या सराउंडिंग में 2 to 3 लेयर ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। जो वेस्कुलर बंडल होता है इनमें, तो इस वेस्कुलर बंडल को कुछ सेल्स कवर करते हैं और दे लेयर्स 2 to 3 लेयर्स बनाते हैं। यानी द वेस्कुलर बंडल, आप ये लिखो, द वेस्कुलर बंडल is covered by some enlarged cells and make 2 to 3 layer cover, enlarged cells and make 2 to 3 layer cover, तो this type of anatomy is called as Kranz anatomy. This is called as Kranz anatomy. कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है डिफाइन या व्हाट डू यू मीन बाय Kranz anatomy। तो Kranz ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक जर्मन टर्म है। यहाँ पे देखो, Kranz इज ए जर्मन टर्म
इट मीन्स रीथ, यानी जो क्रेन्स है एक्चुअली इट इज ए जर्मन टर्म, इट मीन्स रीथ, यानी जो वेस्कुलर बंडल है, इस वेस्कुलर बंडल को 2 to 3 लेयर कवर होता है स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स, तो इसको हम क्रेन्स एनाटमी कहते हैं। क्लियर? तो ये एक बात है। दूसरा पॉइंट, ये जो कवर इनका बनता है, ये आपने लिख लिया क्रेन्स एनाटमी। तो दूसरा पॉइंट जो है, एक तो इनमें क्रेन्स एनाटमी होती है, दूसरा पॉइंट जो है, ये जो कवर है, ये कवर किसी गैस को ना अंदर जाने देता हो ना बाहर जाने देता है। आपको समझ में आ गया? या मैं यहाँ कहूँ, लिखूँ इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, ये आपके एनसीईआरटी में ही टर्म लिखी है। द कवर, आप ये लिखो, द कवर ऑफ वेस्कुलर बंडल, द कवर ऑफ वेस्कुलर बंडल is impervious to gaseous exchange, gaseous exchange, it is impervious to gaseous exchange, यानी कि ये कवर जो है, अगर मान लो अंदर कोई गैस प्रेजेंट है, ये उसको बाहर जाने नहीं देगा। अगर बाहर कोई गैस हो, इसको अंदर नहीं जाने देगा। सो दैट इज कॉल्ड एज इम्परवियस। जिस तरह हम इम्परमेबल कहते हैं, इम्परमेबल मीन्स जो कोई अलाउ नहीं करेगा अंदर और बाहर। सेल मेम्ब्रेन हमको कहते हैं परमेबल, है ना। सेल मेम्ब्रेन को हम कैसे, आपने सेल पढ़ी होगी, तो वहाँ हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन इज परमेबल, दैट इट अलाउज अ सब्सटेंसेस टू कम एंड गो आउट ऑफ द सेल। तो इसका अपोजिट टर्म है इम्परमेबल, और यहाँ हम लिखेंगे इम्परवियस, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी है, वहाँ ये हूबहू यही टर्म लिखी है, इसलिए मैंने इसको फोकस किया इस पर। इट इज़ इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, दूसरा पॉइंट है इसका। तीसरा पॉइंट, जो ये सेल्स हैं बंडल शीथ का, जो सेल्स हैं, इनमें रिच अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, या दे कंटेन, आप इस तरह बंडल शीथ, द बंडल शीथ कंटेन्स rich chloroplast, the bundle sheath contains rich chloroplast। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्रेन्स एनाटमी के। पहले मैंने बताया क्रेन्स एनाटमी एक्चुअली ये जो बंडल शीथ है, वेस्कुलर बंडल जो है, इट इज कवर्ड बाय शीथ containing 2 to 3 layers of cells, so they are large in size, so their character is number 1, they are impervious to gaseous exchange, number 2, they contain rich amount of carbon in this chloroplast। so ये कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, what are the characteristic features of क्रेन्स एनाटमी। ये क्लियर हुआ? तो ये इन प्लांट्स में होता है दिस कैरेक्टर, यही तो ये बंडल शीथ जो है, अब मैं यहाँ बताऊँ, जो बंडल शीथ है, इस बंडल शीथ के सेल्स जो हैं इन या क्लोरोप्लास्ट, इसमें RUBP या रिबिस्को प्रेजेंट होता है। कौन? बंडल शीथ के सेल्स जो हैं, इट कंटेन्स रिबिस्को एंजाइम। मीजोफिल में क्या है? पेप्केस। यहाँ पर मैंने आपको बताया मीजोफिल सेल कंटेन्स एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज पेप्केस। तो यहाँ पर C4 साइकिल होगा। जो बंडल शीथ है, इनमें क्या है? रिबिस्को यानी रिबलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कल मैंने आपको बताया इट इज कॉल्ड एज रिबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज डैश ऑक्सीजनेज, ऑक्सीजनेज GINASE। ये जो रिबिस्को है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कभी कभी ये भी आपके एग्जाम में एज ऑब्जेक्टिव आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रिबिस्को? रिबलोज, शॉर्ट में आप बिसफॉस्फेट भी लिख सकते हैं, या 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज का। परसों मैंने बताया आपको, जो लेक्चर मैंने दिया उसमें मैंने कहा जो ये रिबिस्को है, इट शोज ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन,
इट शोज, ये हमने पढ़ना है फोटो रेस्पिरेशन में, इट शोज ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन एट दैट टाइम, दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज ऑक्सीजनेस। तो उस वक्त इन रिबिस को क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेस। तभी तो यहाँ मैंने लिख लिया रिबलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज डैश ऑक्सीजनेस। क्लियर। तो ये किन में होता है, बंडल शीथ में। सो बंडल शीथ में यहाँ पर C3 साइकिल होगा, क्योंकि इसके लिए हमें रिबिस्को चाहिए। तो रिबिस्को कहाँ पर होता है, बंडल शीथ में। मीजोफिल्म में क्या होता है, पेप केस, वहाँ पर क्या होगा, C4 साइकिल होगा ना, वहाँ पर C4 साइकिल होगा, और बंडल शीथ में C3। सो दीज प्लांट्स, आप ये लिखो, इन C4 प्लांट्स बोथ C4 cycle as well as both C4 cycle as well as C3 cycle takes place. As well as C3 cycle takes place. C4 cycle occurs in mesophyll tissue, whereas C3 cycle occurs in bundle sheath or vascular bundle sheath. क्लियर। तो चूंकि यह स्टडी किसने की, हैच एंड स्लैक्स ने, दिस आल्सो कॉल्ड एज हैच एंड स्लैक्स पाथवे, दिस कॉल्ड एज हैच एंड स्लैक्स पाथवे। जिस तरह हमने C3 साइकिल को क्या कहा, कैल्विन साइकिल, क्योंकि मेल्विन कैल्विन ने वो स्टडी किया। इसी तरह ये है C4 साइकिल जो है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज हैच एंड स्लैक्स पाथवे। तो इसको हम C4 साइकिल कहेंगे, या हैच एंड स्लैक्स पाथवे कहेंगे, या C4 फोटोसिंथेसिस कहेंगे। क्लियर। तो आप देखेंगे ये किस तरह होती है, ये C4 फोटोसिंथेसिस या C4 साइकिल। तो यहाँ पर हमें दो कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। वन इज कॉल्ड एज मेसोफिल टिश्यू, है ना, वी नीड मेसोफिल टिश्यू नंबर 1, नंबर 2 वी नीड बंडल शीथ। तो पहले क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके साथ वाटर कंबाइन होगा, ठीक। तो यहां पर एक एंजाइम आएगा, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये आप लिखो, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of an enzyme carbonic anhydrase, अगर याद होगा आपको, मैंने बताया इसकी खुसूसियत इस एंजाइम की, मैंने बताया उस दिन, ये इट इज़ द फास्टेस्ट एंजाइम। हालांकि रिबिस्को की मकदार सब एंजाइमों में ज़्यादा है, 16%, वो मैंने बताया, लेकिन रिएक्शन के स्पीड के एतबार से दिस इज़ फास्टेस्ट एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है, इट इज़ फास्टेस्ट एंजाइम। तो ये यहाँ क्या बनाएगा, इट फॉर्म्स HCO3। इस तरह लिखूँ मैं यहाँ पर, CO2 प्लस H2O, यहाँ पर लिखेंगे एनहाइड्रेस शॉर्ट में, एनहाइड्रेस, तो इट गिव्स HCO3। तो इसके बाद यहाँ पर अब फर्स्ट प्रोडक्ट, अगर आपको याद होगा C3 साइकिल में, वहाँ मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कंबाइन होता है, RuBP के साथ। ये 5 कार्बन कंपाउंड है, इसके साथ मिलकर ये PGA बनाता है। तो यहाँ पर ये 5 कार्बन कंपाउंड नहीं है, दिस इज़ 3 कार्बन कंपाउंड। ये आप याद रखो, क्योंकि कल आपको डिफरेंस बिटवीन C4 फोटोसिंथेसिस और C3 फोटोसिंथेसिस आ सकता है, तो ये पॉइंट्स आप वहाँ लिख सकते हैं। तो द कार्बन डाइऑक्साइड, आप इस तरह लिखो, द कार्बन डाइऑक्साइड इन C4 फोटोसिंथेसिस combines or reacts, thus in C4 photosynthesis carbon dioxide
reacts with C3 compound called as phosphoanol pyruvic एसिड या पायरावेट, एनसीईआरटी में दिया है पायरावेट, शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं पीईपी, पेप। इन्हें कार्बन, यहाँ पर आया ना कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिला तो बनाया क्या, HCO3 बाइकार्बोनेट, तो ये किसके साथ मिलेगा, पेप। पेप मीन्स फास्फोएनोल पायरुविक एसिड, ये आप लिख लो फास्फोएनोल पायरुविक एसिड, फास्फोएनोल पायरुविक एसिड। तो यहाँ पर एक एंजाइम आएगा दैट इज कॉल्ड एज पेपकेस। पेपकेस आप एंजाइम लिखो यहाँ पर, वहाँ पर लिखा है रिबिस्को, C3 साइकिल में क्या लिखा है हमने, रिबिस्को, यहाँ पर पेपकेस या कुछ रेफरेंसेस वहाँ पर दिया गया पेपको, कुछ रेफरेंस आप देखेंगे वहाँ पर लिखा है पेपको, फास्फोएनोल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज। तो लेकिन एनसीईआरटी पे जो आपकी बुक है वहाँ पर क्या दिया गया, पेपकेस। क्लियर। तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, एन कार्बन डाइऑक्साइड एंड फास्फोएनोल पायरुविक एसिड कंबाइंस, इट फॉर्म्स C4 कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सलोएसिटिक एसिड, OA शॉर्ट में लिखो। इट गिव्स राइज ऑक्सलोएसिटिक एसिड, ऑक्सलोएसिटिक एसिड शॉर्ट में लिखेंगे हम ऑक्सलो। थोड़ा सा इसको कम करेंगे क्योंकि फिर बाद में नहीं आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पेपकेस, पेपकेस। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो आएगा दैट इज OAA, ऑक्सलोएसिटिक एसिड, दिस इज C4 कंपाउंड, तो दैट इज वाई दिस कॉल्ड एज C4 फोटोसिंथेसिस। यानी पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है दैट इज C4 कंपाउंड, यानी इसमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं, दैट इज वाई दिस कॉल्ड एज C4 फोटोसिंथेसिस और C4 साइकिल। क्लियर। तो इसके बाद ये यहाँ क्या होगा, ये जो ऑक्सलोएसिटिक एसिड यहाँ बना, तो कभी कभी क्या होता है ये मैलिक एसिड में तब्दील होता है, MA मीन्स मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड शॉर्ट में लिखो MA। ये दिस इज आल्सो C4 कंपाउंड, इसमें भी 4 कार्बन एटम्स होते हैं। तो उसके बाद कभी कभी क्या होता है ये ऑक्सलोएसिटिक एसिड जो है, कभी कभी ये इसमें एक प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस एमाइनेशन, यानी इसको एमाइनो एसिड, यहाँ पर एमाइन ग्रुप कंबाइन होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस एमाइनेशन। यहाँ पर लिखो ट्रांस एमाइनेशन, यानी जो ऑक्सलोएसिटिक एसिड बना या तो ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा या इसके साथ ट्रांस एमाइनेशन प्रोसेस होगी, एमाइन ग्रुप इसमें ऐड होगा, इट विल गिव एमाइनो एसिड दैट इज कॉल्ड एज एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। दिस इज आल्सो C4 कंपाउंड। यहाँ पर आप फिर से मैं रिपीट करूँ, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कंबाइन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेस एंजाइम फॉर्म्स HCO3, तो उसके बाद फास्फोएनोल पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड, दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड, ये इसके साथ रिएक्ट होता है, कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेपकेस, और यहाँ पर C4 कंपाउंड देता है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सलोएसिटिक एसिड, शॉर्ट में लिखेंगे क्या है OAA। तो उसके बाद जो ऑक्सलोएसिटिक एसिड है अगर इसकी ट्रांस एमाइनेशन हुई तो यह क्या देगा, एस्पार्टिक एसिड, एमाइनो एसिड, या तो ये कन्वर्ट किस में होगा, मैलिक एसिड में। क्लियर। तो इसके बाद क्या हो, ये प्रोसेस जो है ये मीजोफिल में होती है, मीजोफिल सेल या मीजोफिल टिश्यू, नहीं यहाँ तक जो प्रोसेस होती है इट टेक्स प्लेस इन मीजोफिल टिश्यू। तो उसके बाद ये मैलिक एसिड जो है, ये मैलिक एसिड जो है ये उसके बाद
बंडल शीथ में दाखिल होता है, बंडल शीथ, यानी ये मैलिक एसिड जो है अब ये कहाँ जाएगा, इट विल ट्रांसपोर्ट इनटू बंडल शीथ, यहाँ पर दिस इज बंडल शीथ, उसमें ये दाखिल होगा मैलिक एसिड। तो यहाँ पर जो मैलिक एसिड है इसकी और एक प्रोसेस होगी दैट इज कॉल्ड एज डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन आप ये लिखो, डिकार्बोक्सिलेशन, and the malic acid in bundle sheath undergoes decarboxylation. The malic acid in bundle sheath undergoes decarboxylation. Clear? तो डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस वो होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये मैलिक एसिड, इसमें कितने कार्बन हैं, शाबाश, इसमें कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन एटम्स। मैलिक एसिड में कितने कार्बन हैं, तो एक कार्बन इसमें रिलीज होगा, क्या देगा वो, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कितने रहे यहाँ पर, 3, तो इसको हम कहते हैं पायरुविक एसिड, Pa। आप ये लिखो, द मैलिक एसिड अंडरगोज डिकार्बोक्सिलेशन एंड फॉर्म्स pyruvic acid, forms pyruvic acid, forms pyruvic acid। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर NADP आएगा, एक तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकलेगा, तो दूसरा इससे हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, वो इसके साथ जुड़ेगा, किसके साथ, NADP के साथ, इसको रिडक्शन होगी, तो इट विल गिव हियर NADPH। क्लियर? यहां से एक तो इसमें 4 कार्बन एटम से एक इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकला, और हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन होंगे, दिस NADP के साथ, इट विल गिव NADPH। जब हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होगा, दिस कॉल्ड एज रिडक्शन प्रोसेस, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो इसके बाद क्या होगा, यहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड देगा, CO2। तो मैंने कहा ये बंडल शीट जो है, जो इसमें 2 to 3 लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये गैस को बाहर जाने नहीं देंगे। ये पॉइंट आप यहाँ नोट कर लो। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बना, बंडल शीट में, तो दैट इज इम्परमेबल टू एनी गैस, ये उसको बाहर जाने नहीं देंगे। तो अब ये क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ बना, बाहर ये नहीं जा सकता है क्योंकि कवर है यहाँ पर, तो यहाँ पर उसका एंजाइम वेट करता होगा, दैट इज कॉल्ड एज एरेबिस्को। एरेबिस्को, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कंबाइन होगा, अब RUBP के साथ। बंडल शीट में जो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो बाहर नहीं जा सकता है, बल्कि किसके साथ कंबाइन होगा, RUBP के साथ, क्योंकि यहाँ रिबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है, वहाँ मेसोफिल टिश्यू में ये नहीं था। तो यहाँ पर जब ये इसके साथ कंबाइन होगा, इट विल गिव PGA। तो यहाँ पर ये साइकिल C3 साइकिल, ठीक है, यहाँ पर ये वापस RUBP देगा, तो वो वापस साइकिल C3 साइकिल यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर ये ग्लूकोज देगा C6H12, जो हमने पढ़ा है। यहाँ मैं ज़्यादा इसको एलाबरेट नहीं करूँगा क्योंकि हमने ये साइकिल 3 दिन में पढ़ा, कौन, C3 साइकिल हमने। अलबत्ता हम यही बताऊँ कि जब ये मैलिक एसिड बंडल शीट में चला जाता है, वहाँ इस मैलिक एसिड की डिकार्बोक्सिलेशन होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस बंडल शीट। तो यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड RUB के साथ कंबाइन, RUBP के साथ कंबाइन होगा, तो इट विल फॉलो C3 साइकिल, इट विल फॉलो C3 साइकिल। वो यहाँ पर क्या होगा, C4 साइकिल, यहाँ पर क्या होगा। सो इन C4 प्लांट्स बोथ साइकिल, दैट इज C3 साइकिल एज वेल एज C4 साइकिल टेक्स प्लेस। अब तो लेंगे ये पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड यहाँ पर, इस पायरुविक एसिड को क्या करना है, ये चला जाएगा किसमें, वापस किसमें,
मीजोफिल टिश्यू में। ये जो पायरुविक एसिड किस में बना, बंडल शीट में बना, ये वापस चला जाएगा किस में, मीजोफिल। तो मीजोफिल टिश्यू में क्या होगा, यहां पर, यहां में शार्ट हुआ एस्पार्टिक एसिड AA, यहां पर आ गया पायरुविक एसिड, तो यहां पर आएंगे ATP, वो इसके साथ कंबाइन होंगे, किसके साथ, पायरुविक एसिड के साथ। तो ये क्या देगा, इट विल गिव बैक PEP, फास्फोएनोल, क्योंकि इस AT में फास्फो ग्रुप जो है वो बाहर आएगा, तो वो किसके साथ, इस पायरुविक एसिड के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो इट विल गिव फास्फोएनोल पायरुविक एसिड। तो यहां पर क्या आना चाहिए, ADP, क्योंकि यहाँ फास्फेट, लेकिन ये देता है यहाँ AMP। ये पॉइंट आप याद रखो। वहाँ पर क्या था, ATP देता था, ADP किस में, C3 साइकिल में। वहाँ पर जब ATP हम इस्तेमाल करते थे, वहाँ पर हमें क्या मिलता था, ADP। लेकिन जब C4 साइकिल में ATP हम इस्तेमाल करते हैं, ये इट यूज AMP मीन्स एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहाँ सिर्फ एक ही फास्फेट के साथ दो, क्लियर। तो ये फास्फोएनोल पायरुविक एसिड वापस कहाँ चला जाता है, साइकिल में, यहाँ वहाँ पर फिर से दोबारा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा, फिर से ये साइकिल करेगा, क्लियर। फिर से थोड़ा रिपीट करूँ मैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स HCO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेस। तो यहाँ पर आएगा फास्फोएनोल पायरुविक एसिड, इट कंबाइन्स विद दिस इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्केस फॉर्म्स ऑक्सलोएस्टिक एसिड दैट गिव्स आइदर मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। Malic acid enters into bundle sheath where decarboxylation takes place. It forms pyruvic acid. यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये तो बाहर नहीं जा सकता, तो इट विल कंबाइन विद RUPB, इट विल फॉलो C3 साइकिल। तो जो यहाँ पर पायरुविक एसिड बना, इट विल गो बैक और ट्रांसपोर्टेड बैक इनटू, किसमें जाएगा, मीजोफिल में। वहाँ पर ATP मॉलिक्यूल्स आएंगे, इसके साथ कंबाइन होंगे, तो यहाँ पर ये वापस हमें फास्फोएनोल पायरुविक एसिड देगा। तो यहाँ पर ATP जब इससे फास्फेट ग्रुप निकलेंगे, इट विल गिव AMP। यहाँ तक समझ में आ गया। सो क्लास ओवर हुआ, इसको हम कल कैरी करेंगे कल के लेक्चर में। सो आई थिंक क्लास ओवर, आई शुड स्टॉप ओवर हुआ हियर। थैंक यू।